नमस्ते और स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये थियरी फ्रॉइड की सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको सुनने में अजीब लग सकते हैं, पर मैं जो भी बताऊँगा उनकी थियरीज़ को ही बताऊँगा। ये सिगमंड फ्रॉइड का वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने उनकी अनकॉन्शियस माइंड, इद ईगो सुपर ईगो थीरीज के बारे में और रिलीजन और धर्म के बारे में उनका क्या सिद्धांत है हमने बात की है। लेकिन इस एपिसोड में हम उनकी और थीरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में और डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरीज के बारे में। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहला है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फ्रॉइड की ओडिपस कॉम्प्लेक्स थियरी शुरू से ही विवादित रही है। 20वीं सदी के शुरुआत में जब फ्रॉइड ने अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत किया तो मनोवैज्ञानिक और समाज के क्षेत्रों में एक भूकंप सा आ गया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स ने इंसानी व्यक्तित्व और संबंधों के समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। फ्रॉइड का कहना था कि ये हर इंसानी व्यक्ति के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है जो बचपन के कुछ विशेष अवस्थाओं में देखने को मिलता है। फ्रॉइड के अनुसार एक लड़की के मन में अपने पिता के प्रति प्रतियोगिता और अपनी माँ के प्रति आकर्षण की भावना होती है। ये भावना फैलिक स्टेज के दौरान होती है, PHALLIC। ये स्टेज 3 से 6 साल तक के बच्चों में होती है, जब बच्चा अपने शारीरिक और मानसिक पहलुओं के प्रति जागरूक होता है। फ्रॉइड का मानना था कि बच्चा अपने माँ के प्यार को सिर्फ अपने लिए चाहता है और पिता को एक प्रतियोगी के रूप में देखता है। उसके अंदर एक कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी होती है, मतलब लिंग छीन लिए जाने का डर, जब वो समझता है कि उसका पिता ज़्यादा शक्तिशाली है। ये कॉम्प्लेक्स तब हल होता है जब बच्चा अपने पिता के साथ आइडेंटिफाई करता है और उनके आदर्शों को अपनाना शुरू करता है। फ्रॉइड ने इसे कॉम्प्लेक्स का नाम ग्रीक मैथोलॉजी के ओडिपस राजा से प्रेरित होकर दिया। इस कहानी के मुताबिक ओडिपस ने बिना जाने अपने पिता को मार दिया और अपनी माँ से विवाह कर लिया। जब सच्चाई सामने आई तो ओडिपस ने शर्म और पछतावे के कारण अपनी आंखें फोड़ ली। फ्रॉइड का कहना था कि ये कहानी इंसानी मन के गहरे रहस्यों का एक प्रतीक है। फ्रॉइड ने अपने पेशेंट्स के एनालिसिस के माध्यम से इस थ्योरी को विकसित किया। उन्होंने देखा कि कई लोगों के सपनों और अवचेतन भावनाओं में उनके माता पिता के प्रति अलग तरह का रिश्ता दिखाई देता है। फ्रॉइड के एक प्रसिद्ध केस स्टडी में एक लड़का था जिसे उन्होंने लिटिल हैंस का नाम दिया। हैंस को घोड़ों का डर था, जो फ्रॉइड के मुताबिक उसके पिता के प्रति प्रतियोगिता और डर का प्रतीक था। फ्रॉइड की इस थियरी को शुरू में काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सामाजिक शास्त्रों और मनोवैज्ञानिक के कई ज्ञाता इसे एक असंभव और अप्राकृतिक सोच मानते थे। फिर भी ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसी थियरी बन गई जिसने मनोवैज्ञानिक और साइको एनालिसिस के क्षेत्रों में एक नई दिशा दी। अब हम बात करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस थियरी के बारे में। फ्रॉइड के अनुसार इंसानी व्यक्तित्व का विकास 5 स्टेजेस के माध्यम से होता है। हर स्टेजेस व्यक्ति के मन और शरीर के एक खास क्षेत्र से जुड़ी होती है। पहला स्टेज है ओरल स्टेज, जो कि जन्म से 1 साल तक का होता है। बच्चा अपने सुख और तनाव को मुख के माध्यम से व्यक्त करता है। यदि इस स्टेज में कोई समस्या होती है तो व्यक्ति के एडल्टहुड में डिपेंडेंसी या ओरल फिक्सेशन देखने को मिल सकता है। ओरल फिक्सेशन जैसे कि अधिक खाना या धूम्रपान। दूसरा है एनल स्टेज, जो कि बच्चे के जन्म से 1 साल से लेकर 3 साल तक का होता है। इस दौरान बच्चे अपने शारीरिक फंक्शंस पर नियंत्रण सीखता है। एक्सेसिव डिसिप्लिन के कारण एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी हो सकता है, मतलब ज़्यादा कंट्रोल और रिजिडिटी पर्सनैलिटी हो सकता है, या एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी हो सकता है, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड और केयरलेस।
तीसरा स्टेज है फेलिक स्टेज। ये बच्चे के जन्म से 3 से 6 साल के बीच होता है। बच्चा अपने जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटी को समझने लगता है। इस दौरान ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जन्म होता है और जिसे हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और चौथा स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 साल से लेकर 12 साल के बीच होता है। इस स्टेज में बच्चा सेक्सुअल भावनाओं को डोरमेंट रखता है और सामाजिक और शिक्षा कारणों पर केंद्रित होता है। और पांचवा स्टेज है जेनिटल स्टेज, जो कि 12 साल के बाद होता है। व्यक्ति मैच्योर और सामाजिक संबंधों में इंटरेस्टेड होता है। फ्रॉइड का मानना था कि अगर किसी स्टेज में व्यक्ति अटका रहा तो उसके व्यक्तित्व अविकसित रह जाता है। अब बात करते हैं उनकी डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरी के बारे में। फ्रॉइड के अनुसार डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा प्रक्रिया है जो मन को स्ट्रेस और तनाव से बचाता है। ये प्रोसेस सब कॉन्शियस में होता है और हमें अपनी मुश्किल भावनाओं को सामना करने में मदद करता है। पहला है रिप्रेशन, बुरी यादों और भावनाओं को सब कॉन्शियस में दबा देना। दूसरा है डैनियल, जो कि सच को ना मानना और अपने हिस्से की समस्या से भागना। तीसरा है प्रोजेक्शन, अपनी नेगेटिव भावनाओं को दूसरों पर थोपना। चौथा है डिस्प्लेसमेंट, अपनी भावना को असली टारगेट के बजाय किसी और पर निकालना। और पांचवा है रेशनलाइजेशन, गलत चीज़ों के लिए लॉजिक या जस्टिफिकेशन देना। फ्रॉइड के अनुसार डिफेंस मैकेनिज्म हमें शॉर्ट टर्म में मदद करते हैं, लेकिन अगर इनसे ज़्यादा दिन तक काम लिया तो ये व्यक्तित्व में दुर्बलता पैदा करते हैं। फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म के सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके अनकॉन्शियस माइंड के गहरे रहस्यों को समझने का एक अद्भुत जरिया है। ये थियोरी हमें अपने व्यवहार और संबंधों को समझने में मदद करती है और हमें ये दिखाती है कि कैसे हम अपने मानसिक तनाव और अवस्थाओं का सामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।